ठीक है, पार्ट 2 का पाथ रह गया था, है ना। पाथ तो पहला था मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है मान लो, और मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। तो ऐसे केस में स्टार्ट हो गया ना, वो चल रहा है, थीटा आपका 0 डिग्री होगा या थीटा आपका 180 डिग्री होगा। इस वाले में 0 डिग्री, इस वाले में 180 डिग्री। मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, तो पाथ आपका एक्स और पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स 0 लगेगा, फोर्स 0 लगेगा, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो इसी स्पीड से और इसी डायरेक्शन में चलता चला जाएगा, तो पाथ रहेगा स्ट्रेट लाइन पाथ, है ना, जब हमने बताया था। सेकंड वाला क्या था, सेकंड वाला इंपॉर्टेंट था कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल है जो मान लो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, रुक जाओ एक मिनट, लिखो मत, वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो v क्रॉस b फोर्स अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। यहाँ पे ये पता है साफ साफ थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री सर्कुलर पाथ में जाएगा, है ना। और मैग्नेटिक फोर्स होगा मैक्सिमम जो होगा क्यू वी बी साइन 90 इज 1। अरे बोलो, यस सर, है ना। और फोर्स अंदर की तरफ रहेगा, पार्टिकल ऐसे है, फोर्स अंदर की तरफ, तो सेंटर यहाँ रहेगा, वी क्रॉस बी, फोर्स अंदर, वी ऐसे, बी ऐसे, फोर्स अंदर की तरफ, तो वेलोसिटी ऐसे, फोर्स अंदर की तरफ, तो ऐसे घूमेगा सर्कुलर पाथ में, इस वाले प्लेन में, है ना। लेकिन हमारा बोर्ड का प्लेन ऐसे है और ये जाएगा ऐसे वाले प्लेन में। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड को अधिकतर ऐसे ना बना के ऐसे बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को अंदर वाले प्लेन में डाल देते हैं ताकि हमारा पार्टिकल इस प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में घूम सके। ठीक है, तो यहाँ चेक कर लो क्यू वी। अब बताओ फोर्स कहाँ की तरफ है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, है ना। तो मतलब मैं यहाँ मान लेता हूँ क्यू वी, फोर्स ऊपर की तरफ होगा और यहाँ कहीं सेंटर होगा, तो ऐसे ऐसे घूमेगा सर्कल में, ये बताओ, हाँ, है ना। तो इसमें फिर पूछते हैं भाई बताओ सर्कल में घूमता है तो यहाँ रेडियस आर कितनी होगी, रेडियस आती है एम वी अपॉन क्यू बी, है ना। अब इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं रेडियस वाले में, अगर वेलोसिटी डबल कर दे तो रेडियस डबल हो जाएगी, है ना। अगर रेडियस वेलोसिटी डबल कर दे रेडियस डबल हो जाएगी, कब, जब एम क्यू बी कॉन्स्टेंट रहे, ठीक है। अच्छा, फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, वेलोसिटी डबल कर दे टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। बड़े भले ही रेडियस डबल हो जाए, सर्कल बड़ा हो जाएगा, पर उतना ही टाइम लगेगा उसका सर्कल कंप्लीट करने में, क्योंकि यहाँ स्पीड कम है तो छोटा सर्कल में घूमना है, फिर स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो बड़े सर्कल में घूमना है, तो ओवरऑल टाइम पीरियड सेम रहेगा, है ना। उसके बाद एक और टाइम पीरियड आता है कि थीटा घूमने के लिए कितना टाइम चाहिए, मान लो ये थीटा घूमा यहाँ से यहाँ, तो थीटा घूमने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, थीटा एम अपॉन क्यू बी आता है, अरे 2 पाई यानी पूरा सर्कल, थीटा यानी इतना एंगल, और वो रेडियन में होता है, ये रेडियन में, ये रेडियन में। और ये पता होना चाहिए सब कुछ, एम क्या है, मास, चार्ज का मास, वेलोसिटी है ना उसकी, हाँ मतलब स्पीड एक्चुअल में, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, कितना चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये है टाइम पीरियड। फिर उसके बाद आता है आपका फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो हो जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, ठीक है। फिर उसको एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी आती है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी कुछ नहीं होती, 2 पाई इंटू में एफ होती है, तो ये इसको जब इस यहाँ रखेंगे 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, आ जाएगा क्यू बी अपॉन एम, ठीक है। इस तरह से ये कौन सा पाथ था, ये सर्कुलर पाथ, अरे सर्कुलर पाथ में घूमेगा, सर्कुलर पाथ में घूमेगा, ठीक है। फिर आता है तीसरा वाला, तीसरा वाला आता है, अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ये v है ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर वेलोसिटी ऐसे, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी। कई बार पूरी की पूरी वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है, और जैसे इस वाले केस में पूरी वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं होती, जैसे
मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे है और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे है, तो वेलोसिटी का एंगल थीटा होगा। तो दो वेलोसिटी बनेंगे, एक इस डायरेक्शन में जिसको पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे और एक इस डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। इस वाली वेलोसिटी की वजह से ये सर्कल में घूमेगा, इस वाली वेलोसिटी पैरेलल वाला है, ये पैरेलल वाली है, यही वाली तो पैरेलल वेलोसिटी, तो इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा इस वाली वेलोसिटी पे, तो सीधा चला जाएगा, इस वाली वजह से सर्कल में घूमेगा। अब आपको देखना है कि v परपेंडिकुलर कितनी है और v पैरेलल कितनी है। v दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड v दे रखा है और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो v पैरेलल हो जाएगा आपका v cos थीटा और v परपेंडिकुलर हो जाएगा v sin। अब यहाँ पर जो v है ये वाली वेलोसिटी है, इसका cos थीटा वाला कंपोनेंट और इसी का sin थीटा वाला। अगर ये एंगल यहाँ ना देके ये वाला एंगल दे देते तो ये वाला पर ये cos थीटा हो जाता और ये वाला sin थीटा, तो वो थीटा और देखना थीटा किस किस के बीच का है, इसके और इसके बीच का है, किसके बीच का, उस हिसाब से v पैरेलल और v वो मिलेंगे। तो यहाँ से फिर से भाई रेडियस में घूमेगा, सर्कल में घूमेगा तो रेडियस बनेगा। अच्छा सर्कल में कैसे घूमेगा, v क्रॉस v, फोर्स अंदर यानी सेंटर यहाँ कहीं होगा और वेलोसिटी ऊपर है, वेलोसिटी देखो वेलोसिटी ऊपर है तो ऐसे घूमेगा और इस वेलोसिटी से आगे चलेगा तो ऐसे, है ना, तो इस तरह से ये कुछ ऐसे घूम चलेगा। तो रेडियस फिर से वही आ जाएगा एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, सेम फॉर्मूले सारे आ जाएंगे, बस v की जगह v परपेंडिकुलर कर देना है और v परपेंडिकुलर यहाँ पर इस वाले केस में एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, है ना, v परपेंडिकुलर यही तो है v साइन थीटा, v परपेंडिकुलर v साइन थीटा, यहाँ पर v परपेंडिकुलर खुद v था, अरे पूरा का पूरा ही परपेंडिकुलर था, यहाँ पे इसका एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया टाइम पीरियड तो वही सेम ही रहेगा, जितना यहाँ टाइम पीरियड था उतना यहाँ टाइम पीरियड रहेगा, क्योंकि वो मास पर, चार्ज पर, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता ही नहीं है ना। फिर उसका फ्रीक्वेंसी वगैरह देख लेना। अच्छा इसके बाद पिच, यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, इसको पिच बोलते हैं कि भाई एक सर्कल कंप्लीट होने पर, एक सर्कल कंप्लीट करेगा तो कितना आगे बढ़ जाएगा, तो एक सर्कल कंप्लीट होने पर कितना आगे बढ़ेगा वो पिच है, पिच होता है। एक सर्कल कंप्लीट करने का टाइम है ये, और जो आगे बढ़ रहा है वो सेम स्पीड से बढ़ रहा है, स्पीड तो बदल नहीं रही, अरे इस पे फोर्स नहीं लग रहा, कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, v cos थीटा से आगे बढ़ रहा है और स्पीड बदल नहीं रही, तो ये इस वाले केस में हम लगा सकते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला तभी लगा सकते हो जब आपकी स्पीड नहीं बदलती। जब छोटी क्लासेस में पढ़ते थे फॉर्मूला तो उनमें आसान रखते थे चीज़ों को, तो आसान रखने के लिए वो स्पीड बदलते नहीं थे, तो स्पीड यहाँ पे भी नहीं बदल रही तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हमें निकालना डिस्टेंस कितना आगे बढ़ जाएगा, तो डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम, तो कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है v cos थीटा से, फॉर्मूला लगेगा स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड क्या होगी, कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है v cos थीटा से, और ये स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो v cos थीटा इनटू में टाइम, कितने टाइम तक आगे बढ़ा है, जितने टाइम में एक सर्कल कंप्लीट करेगा उतने टाइम तक जो आगे बढ़ेगा वही तो पिच होती है। पिच की डेफिनेशन ये है कि एक सर्कल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में वो कितना आगे बढ़ गया, तो एक सर्कल कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा उतने टाइम में कितना आगे बढ़ गया, तो v cos थीटा स्पीड से आगे बढ़ रहा है, वो कितने टाइम तक आगे बढ़ेगा, जितने टाइम में 2 पाई m अपॉन क्यू, ये आ जाएगा पिच का फॉर्मूला। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, मतलब ये था आपका पाथ वाला, जो आपका एक तरीके से शॉर्ट जो था, है ना, इसको लिख लो चाहे तो फोटो खींच लो और इसकी क्या बोलते हैं पोज कर दो 1 मिनट के लिए। इसे डिस्कस कर लेते हैं पार्ट 1, फिर हम चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। ये जितनी भी चीजें लिखवा रहा हूँ मैं इसमें शॉर्ट में, ये सारा हरियाणा बोर्ड का है, ये समझ लो तुम, इतना का आता है। पार्ट 1 चैप्टर 4, है ना, तो क्या था सबसे पहले था आपका बायोट सेवर्स कि कोई भी एक करंट कैरिंग वायर है किसी भी शेप में, उसमें अगर करंट जा रहा है आई
तो उसमें छोटा सा एलिमेंट लेते हैं डीएल। उस डीएल की जो लेंथ होती है ये होती है, कितनी लेंथ, ये 1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर जो भी होते हैं, इसको डीएल है ना, इसको डीएल वेक्टर बोलते हैं, जिसकी लेंथ इतनी है और डायरेक्शन कैसे निकलेगी, तो क्या डाल दो, की डायरेक्शन, हाँ करंट की डायरेक्शन में टेंजेंट डाल दो तो वो डीएल की डायरेक्शन आ जाएगी। मान लो इस डीएल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछते हैं, तो क्या करते हैं, डीएल एलिमेंट से यहाँ तक का एक डिस्टेंस जिसको आर बोलता है डिस्टेंस, और आर वेक्टर बोल देते हैं, कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ पर टेल है और यहाँ पर हेड है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो मिलता है डीबी वेक्टर। डीबी इसलिए क्योंकि बहुत छोटा सा डीएल है, उसके छोटे की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा पी पॉइंट पे, तो वो आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल। अच्छा आई सिंपल, मैं पहले वो वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड वाला, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डीएल ये, आर वेक्टर ये, इन दोनों के बीच का एंगल ये रहा थीटा, तो आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज योर बायोट-सेवर्ट्स लॉ, है ना, यही तो है बायोट-सेवर्ट्स लॉ, ये हमने सबसे पहले पढ़ा था। अच्छा इसका वेक्टोरिकल फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऐसा होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर का क्यूब, ठीक है। अच्छा फिर इसकी डायरेक्शन कैसे निकालना है, डीआर की तरफ फिंगर्स रखो, आर की तरफ घुमाओ, अंदर की तरफ कहाँ, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे अंदर की तरफ। अगर इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो आर वेक्टर ऐसे होगा डीएल क्रॉस आर, और बाहर की तरफ कहाँ, उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये था बायोट-सेवर्ट्स लॉ। सेकंड फिर हमने पढ़ा था बायोट-सेवर्ट्स लॉ की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड निकालना, है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या निकाला था, एक फाइनाइट वायर है, कैसी वायर है, एक फाइनाइट वायर है, मान लो ए बी, उस फाइनाइट वायर से आर दूरी पर, आर जो कि परपेंडिकुलर दूरी है, उसके वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो कैसे निकालते थे, फॉर्मूला आता था मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट, है ना, पी पॉइंट है मान लो, मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर इंटू आई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, बोलो यही फॉर्मूला था। नमस्ते। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू में साइन अल्फा साइन बीटा। अल्फा क्या होता था, इस लाइन से, इस परपेंडिकुलर लाइन से क्लॉकवाइज एंगल पी को एक एंड से मिला दो, और यहां से जो क्लॉकवाइज एंगल बनेगा वो अल्फा। अब इसी पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट को मिला दो, और इस परपेंडिकुलर से यहाँ तक का जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनेगा वो बीटा, ये साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट। अच्छा इसके अब एप्लीकेशंस थी इस वाले फॉर्मूले की, क्या क्या एप्लीकेशंस थी, इस वाले फॉर्मूले की एप्लीकेशन थी, अगर हम इसी को इन्फिनाइट कर दे वायर को, इस वायर को क्या कर दे इन्फिनाइट, तो ये अल्फा और बीटा 90 हो जाएंगे, तो इससे आर दूरी पर पी पॉइंट है, उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स साइन 90 प्लस साइन 90, यानी 2 हो जाएगा, अरे 1 + 1 2 है ना, तो 2 से ये कटेगा तो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये आ जाता इन्फिनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, उसी से निकला ये, उसी का केस था। अच्छा इसमें एक और चीज निकालते थे कि अगर वायर सेमी इन्फिनाइट हो, मतलब सेमी इन्फिनाइट का मतलब एक तरफ से इन्फिनाइट और जहां एंड हो रहा है उसी के जस्ट सामने हम पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, और करंट जा रहा मान लो ऐसे इस वायर की वजह से, तो आता था मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और यहाँ पर एक 90 हो गया, अल्फा 90 हो गया, और बीटा 0 हो जाता है, तो साइन अल्फा इज साइन 90, साइन 90 इज 1, तो ये 1 आता था, तो ये आता था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये आता था। फिर इसके बाद आगे क्या करते थे हम, आगे हम कहते थे एक और इसका एप्लीकेशन 5वां, कि अगर ये वायर है फाइनाइट हो चाहे इन्फिनाइट हो, कैसी हो, है ना, और उसी वायर के अलोंग कोई पी पॉइंट लें उसी वायर की लाइन में,
तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आती थी 0, है ना। उसी वायर के लाइन में अगर पॉइंट लें उस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आती थी 0। ठीक है, ये था एक और छठा। और क्या था उसके बाद, तो हमने सर्कुलर वायर की वजह से निकाला था मैग्नेटिक फील्ड। मान लो एक सर्कुलर वायर है, उसमें करंट जा रहा I, और इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बनेगा मैग्नेटिक फील्ड I upon 2R। R इज द रेडियस ऑफ सर्कल और I इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्कुलर वायर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे R होता था वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे R है रेडियस ऑफ सर्कल। और सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती थी वो किस तरफ होती थी, तो वो करंट की डायरेक्शन में हाथ फिंगर स्कल करो तो जो थंब होगा वो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, सेंटर पर। ठीक है। या फिर इसको हम कहते थे भाई, ये ध्यान से देखो कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगी, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकलती है और साउथ पोल से अंदर की तरफ। तो दिस विल बिहेव लाइक नॉर्थ पोल, है ना। ऐसे करंट जा रहा है ना, तो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट सेवंथ हमने कहा था कि भाई वही सर्कुलर वायर है और अगर इसमें करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड तो इतना ही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो इतना ही रहेगा, सेम मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 कैपिटल R। ठीक है। लेकिन ये कैसा रहेगा, साउथ पोल की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा अंदर की तरफ, है ना। इसमें मैग्नेटिक फील्ड जाएगा अंदर की तरफ। फिर आते हैं, मान लो यही सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, कैसा है ये, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ, और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। और हमें उसकी वैल्यू भी पता है कितनी होती है, म्यू नॉट I अपॉन 2R। लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, पर हमें डायरेक्शन पता है, यहाँ पर अंदर की तरफ ही रहेगी, है ना, अंदर की तरफ, यहाँ भी अंदर की तरफ, यहाँ भी, हर जगह अंदर की तरफ रहेगी मैग्नेटिक फील्ड। और अंदर जाके फिर बाहर, यहाँ से बाहर निकलेंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे, समझ रहे हो। तो ये था इसका। इसको अलग व्यू से देखें तो कुछ ऐसा दिखता है, ऐसे देखें अगर, तो यहाँ से जैसे अगर यहाँ से अगर बाहर निकल रही है तो यहाँ से अंदर, यहाँ से अगर बाहर निकल रही है तो यहाँ से अंदर, और यहाँ से बाहर निकल रहे तो यहाँ से अंदर। और इसका एक और बनाते हैं हम ऐसे, ऐसे। तो इस वाले में क्या होगा, यहाँ से अंदर जाएगी अंदर की तरफ, तो यहाँ से अंदर जाएगी, तो यहाँ से अंदर जाएगी, लेकिन और यहाँ से बाहर आएगी, ऐसा लगा ऊपर, यहाँ से अंदर जा रही है और यहाँ से बाहर आएगी। कुछ इस तरह का पैटर्न होता है, यहाँ से अंदर जाएगा और यहाँ से बाहर आएगा। ये वाला और ये वाला सेम है, बस डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है ना। इस वाले में पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है और इस वाले मतलब जो कोयल है वो ऐसे रखी है, और इस वाले में इस कोयल को ऐसे रख दिया। ठीक है, बाकी है सेम। तो ये था हमारा। अब इसके बाद अगला क्या था, इसके बाद अगला था हमारा कि अगर वही कोयल है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लो, ठीक है। तो ये करंट कैरिंग वायर है, यहाँ से x दूरी पर, ये r दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 2 I R स्क्वायर अपॉन प्लस x स्क्वायर की पावर, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी। और अगर तुम्हें यहाँ से दिख रहा है भाई साफ साफ कि भाई हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा और यहाँ से आएगा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। और अगर तुम इसको नॉर्थ साउथ पोल की तरह देखो तो यहाँ से नॉर्थ बनेगा, यहाँ साउथ बनेगा, और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा साउथ से नॉर्थ, यानी ऐसे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। और अगर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की बात करो तो इसका कितना आएगा, I इंटू में एरिया, यानी पाई R स्क्वायर।
बोलो, है ना, ऐसे बनेगा। और इसको भी हम मैग्नेटिक मोमेंट के रूप में लिख सकते हैं। इसको लिखते थे जब आर को बहुत बड़ा मान लेते, एक्स को बहुत बड़ा मान लेते, तो ये बनता था मैग्नेटिक फील्ड, बनता था बी इक्वल टू म्यू नॉट। तो उसमें क्या होता था 2 kp अपॉन आर क्यूब, तो यहाँ बनेगा 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और के पी की जगह जाएगा एम वेक्टर अपॉन आर की जगह जाएगा एक्स का क्यूब। इसी फॉर्मूले से ये डराइव होता था, ये मैंने करवा चुका हूँ ये वाला डेरिवेशन। ठीक है, तो ये सारा हमारा, अच्छा इसमें अगर x की वैल्यू 0 कर दे तो हम ये वाले केस पे पहुंच जाएंगे, तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट होके पहुंच जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, है ना, यही वाला फॉर्मूला कन्वर्ट हो। तो ये सारा था हमारा पार्ट 1 में, शुरुआत में, मतलब एम्पियर सर्किट लॉ से पहले तक का। ठीक है, देख लो इसको, मतलब फोटो खींच लो इसको, पोज करो। अरे पूरा समझ आया ये वाला? यस सर। अच्छा, इसमें डेरिवेशन कहाँ कहाँ है? डेरिवेशन है तुम्हारी सेकंड में, डेरिवेशन है तुम्हारी, डेरिवेशन है तुम्हारी, डेरिवेशन है तुम्हारी सेकंड में, ये रही, यहाँ एक डेरिवेशन है, यहाँ एक डेरिवेशन है, एक यहाँ एक डेरिवेशन, ये 3 डेरिवेशन है इसमें, जो अच्छे से कर लेना। क्यों तेरी फोटो अच्छे हैं यहाँ के, ओके है स्कैनर से। हाँ भाई ध्यान दे, कौन कौन सी डेरिवेशन करनी है तुम्हें, ये और ये वाली, इसको 9th डाल लो। तो ये 3 डेरिवेशन यहाँ पर हैं, सेकंड में है, 6th में है, 9th में। एक तो ये वाला फॉर्मूला डराइव होता है, एक ये वाला फॉर्मूला डराइव होता है, और एक ये वाला फॉर्मूला डराइव होता है। ठीक है, ये 3 डेरिवेशन आती हैं। अब इसके बाद आता है एम्पियर सर्किटल लॉ, इसके बाद आता है एम्पियर सर्किटल लॉ। तुम्हारे पेपर में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर आएंगे, तो अच्छे से कर लेना चारों चैप्टर, उसमें स्कूल वाले में बता रहा हूँ। तुम्हारे कौन कौन से आ रहे हैं? हाँ भाई 4 चैप्टर ही आ रहे एक तरीके से। अच्छा, तुम्हारा तो लग गया है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज थी, एम्पियर सर्किटल लॉ वाला था। अभी तक हमने पूरा कौन सा वाला करा था, बोलो? अभी तक एम्पियर सर्किटल लॉ से पहले वाला बायो-सावर्ट्स लॉ और उसकी एप्लीकेशन करी थी। और एम्पियर सर्किटल लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ में हमने पढ़ा था, सबसे पहला पढ़ा था इनफाइनाइट वायर की वजह से, है ना, इनफाइनाइट वायर की वजह से, जिसमें करंट जा रहा आई, और हमने ये लिया होता एम्पियर्स लूप लिया था, एम्पीरियन लूप लिया था, है ना, और करंट स्ट्रेट वायर में जा रहा है, इनफाइनाइट वायर में जा रहा है, ऐसे समझ लो, ऐसे, है ना। और यहाँ पर इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, उस पॉइंट से हमारा एम्पीरियन लूप क्रॉस करना चाहिए। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आया था, वो आया था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और इस एम्पीरियन लूप की दूरी भी सेंटर से या एक्सिस से वही होती, मान लो आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, ये था इनफाइनाइट वायर की वजह से, और ये हमने कैसे ड्राइव किया था, एम्पियर सर्किटल लॉ से। ठीक है, दूसरा इसमें आया था कि अगर होलो इनफाइनाइट सिलेंडर, कैसा हो, होलो इनफाइनाइट सिलेंडर हो, उसके वजह से अगर उसका रेडियस कैपिटल आर है, तो उसके वजह से बाहर ए पॉइंट पर, उसके वजह से सरफेस पर, और उसके वजह से अंदर, 3 पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, है ना। ऐसे मान लो P मान लो, इस पॉइंट को Q मान लो, और इस पॉइंट को ऐसे मान लो। तो पोटेंस मैग्नेटिक फील्ड है B, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, स्मॉल आर मानते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, स्मॉल आर होता था जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उसका एक्सिस से कितनी दूरी पर है, 2 पाई आर आता था। मैग्नेटिक फील्ड Q आता था
म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। 2 पाई कैपिटल आर, इसमें से आता था 0, और इसमें एस पे आता था मैग्नेटिक फील्ड 0, क्योंकि करंट सारा का सारा सरफेस से जा रहा है। और ये पूरा करंट जो सरफेस से जा रहा है, ये पूरा करंट सरफेस से जा रहा है, इसको इस पूरे करंट को बोलते थे आई। ये पूरा करंट पूरे सरफेस पे फैला हुआ है। अगर मैं कहूँ कितनी लेंथ में फैला हुआ है, तो ये 2 पाई आर लेंथ में फैला हुआ है, 2 पाई आर लेंथ। अरे उसमें पूरे में लेंथ कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और था इसका ही भाई, तीसरा सोलिनॉइड नहीं, सॉलिड वायर। ये कौन सी था? होलो सिलेंडर। ये सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर था, और ये था सॉलिड सिलेंडर की वजह से। ठीक है, तो इसमें अंदर से भी करंट निकलेगा, सरफेस से भी निकलेगा। बोलो। यस सर। है ना, मैं नीचे नहीं दिखा रहा, बाकी इन्फिनाइट है। अंदर से भी, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से ऐसे पूरे सरफेस से भी जा रहा है, वॉल्यूम से भी जा रहा है अंदर से। और जो एक्चुअल में वायर होती है ऐसी होती है, सॉलिड वायर। तो इसके वजह से अगेन मान लो इसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो पी पॉइंट पर, क्यू पॉइंट पर, और अंदर एस पॉइंट पर। एस क्यों रखा है, इसका नाम अलग क्यों रखा? क्योंकि आर हमारा रेडियस है। आर से छोटा ही है। हाँ, तो ये हो गया क्यू पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल आर, यहाँ से यहाँ, ये तो कैपिटल आर दूरी हो गई, और ये वाली स्मॉल आर ले लेते हैं। जब हम पोटेंशियल बी पर निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बी पर निकालते हैं, तो हम कहते हैं आर ग्रेटर देन आर है। बोलो, आर एक वेरिएबल है जो कैपिटल आर से बड़ा है। फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। आई पूरा का पूरा इसमें सरफेस पे फैला हुआ है, ठीक है, जिसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, है ना। क्यू पर आता था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, सेम आता था दोनों में। अच्छा, अंदर एस पर, मैग्नेटिक फील्ड एस पर, तो देखो ध्यान से, म्यू नॉट जे अपॉन 2 आर ये आता था, क्योंकि यहाँ पे करंट जो है, ये करंट डेंसिटी है जे, यानी टोटल करंट कितना निकल रहा है यहाँ से, आई, और कितने एरिया से निकल रहा है, पाई आर स्क्वायर, तो होता था जे। और ये स्मॉल आर क्या है, ये उसकी वहां से वहां तक की दूरी, जिस एक्सिस से एस पॉइंट, एक्सिस से एस पॉइंट तक की दूरी है आर, स्मॉल आर, है ना। ये सारा था। ये तीनों डेरिवेशन आनी चाहिए, पेपर में आ सकती है, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली ये वाली ज्यादा आ सकती है। इसमें जे की वैल्यू रख सकते हो, तो आई अपॉन 2, और पूरे एरिया में फैला हुआ है तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला था हमारा। इस वजह से लास्ट सोलिनॉइड, लास्ट जो था वो सोलिनॉइड था। ये अगर ऐसे कुछ ठीक है, मान लो ये करंट जा रहा है इसमें, और पूरे में, ठीक है, और एक दूसरे के साथ वायर्स फिजिकली तो टच है, पर इनके ऊपर कवरिंग होती है, प्लास्टिक की कवरिंग, ताकि ये शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, मतलब एक दूसरे से करंट ऐसे ही बहे, ऐसे ना बहे, मतलब दोनों टच ना हो जाए, दो वायर, तो इसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है, ठीक है, इंसुलेटेड कवरिंग बोलते हैं, इंसुलेटिंग कवरिंग होती है। तो इसमें करंट बह रहा है, तो इसमें करंट की डायरेक्शन अगर हाथ कर्ल करे, करंट ऐसे तो जा रहा है यूं, यहाँ से वायर ऐसे जाके यूं घूम रही है, तो अगर करंट की डायरेक्शन में कर्ल करें तो जो थंब जा रहा है वो जाएगा आपका नॉर्थ पोल की तरफ, है ना। करंट की डायरेक्शन कर्ल करें तो नॉर्थ पोल की तरफ, तो यहाँ जाएगा नॉर्थ पोल, यहाँ जाएगा साउथ पोल। तो इस पॉइंट, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होंगी, यहाँ से यहाँ, ठीक है, नॉर्थ से बाहर निकलती है और घूम के साउथ में अंदर जाती है, और साउथ से नॉर्थ ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होंगे। नॉर्थ से साउथ तो बाहर की तरफ होते हैं, अंदर मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी।
अब मैग्नेटिक फील्ड होगी कितनी अंदर, तो अंदर होती है मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू में कितना करंट जा रहा है, हर एक टर्न से आई करंट जा रहा है। यहाँ पे वो करंट पूरे एरिया में फैला हुआ था, यहाँ पर एक टर्न में आई करंट जा रहा है, दूसरे टर्न में भी आई करंट जा रहा है, समझ रहे हो। वही सेम करंट घूम 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 के आगे जा रहा है। तो म्यू नॉट एन आई ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर कैपिटल एन है, टोटल लेंथ इसकी है एल कैपिटल एल इंटू में ये होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ। ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी लेंथ में फैली हुई है, एल लेंथ में, तो एन अपॉन एल इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और हर एक टर्न में, हर एक घुमाव में कितना करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस। और एजेस पर मैग्नेटिक फील्ड, एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड जो हम मानते हैं वो मानते हैं मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है आधा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। और बाहर मैग्नेटिक फील्ड बाहर पूछते हैं तो आइडियल सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर 0 होता है, ठीक है। अंदर होता है इतना म्यू नॉट एन आई, ये पूरा डेरिवेशन है इसका, तो ये लिख लो जल्दी से, मतलब ये चलो ये खत्म हमारा पार्ट 1, ठीक है। तो ये था पूरा टॉपिक। मैं आ गया बीच में। ठीक है, बिठा दो। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5, ठीक है। चैप्टर 4 अच्छे से आ जाना चाहिए पूरा ढंग से, हर तरह के मैंने क्वेश्चन कराए हैं, है ना। जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो बाद में दोबारा डिस्कस कर लेंगे, पर मोस्टली हमारा चैप्टर 5 हर तरह से कंप्लीट हो गया, अपने सीबीएसई के हिसाब से भी और हरियाणा बोर्ड के हिसाब से तो हो ही गया, ठीक है। इस वाले में कौन कौन सी डेरिवेशन है जो सीबीएसई हरियाणा बोर्ड में भी आ सकती हैं। हरियाणा बोर्ड में मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा आती है डेरिवेशन, सीबीएसई में कम आती है। पर ये वाली डेरिवेशन, ये और ये ज्यादा, मतलब चांसेस किसके हैं, इस वाले के ज्यादा है ना। और बाकी तो ये वाली भी आ जाए तो आ जाए, ठीक है। तो ये दोनों तो आसान है ही, इसमें तो कुछ है ही नहीं। सोलेनोइड वाली डेरिवेशन के चांसेस ज्यादा हैं, बाकी सोलेनोइड के क्वेश्चन बहुत आते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, बार बार आता है, मतलब कई बार देखा मैंने कि सरफेस से a/2, मान लो इसका रेडियस r है, तो सरफेस से r/2 बाहर और सरफेस से r/2 अंदर मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो बताओ, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो r/2 बाहर यानी यहाँ से सेंटर से दूरी हो जाएगी 3r/2। अरे मान लो 10 सेंटीमीटर है रेडियस और कह रहा 5 सेंटीमीटर बाहर, 15 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर अंदर, तो सेंटर से 5 सेंटीमीटर रह जाएगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन बहुत मैंने देखा है कई बार। मान लो इसका रेडियस है r, तो r/2 बाहर यानी यहाँ पे कहीं, ये कितनी दूर होगा, ये r और ये r/2, r प्लस r/2 यानी 3r/2। और एक पूछता है कि r और r/2 अंदर, तो यहाँ से कितनी दूरी हो जाएगी, ये क्या दूर सरफेस से r/2 अंदर। तो हम जो स्मॉल r लेते हैं, ये वाला स्मॉल r अंदर के लिए, तो ये फॉर्मूला है, स्मॉल r के लिए r/2 हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से तो r/2 रहेगा। और जब बाहर के लिए, बाहर वाले के लिए ये वाला फॉर्मूला है, और स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी r प्लस r/2 यानी 3r, ये हो जाएगा 3r/2 और ये हो जाएगा r/2 कैपिटल r/2, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन फेमस है इसमें। अब आता है चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, टॉपिक डालो चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। देखो अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़ा है चैप्टर 4,
उसमें हमने मोस्टली इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बात करी है। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट? बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। हाँ वो तो है ही। इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्परेरी मैग्नेट होती है, परमानेंट नहीं होती। हाँ ये सब तो है ही। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है जब मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब उसमें करंट पास करते हैं तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट आता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो अभी तक इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से वो टेम्परेरी मैग्नेट होती थी सारी की सारी। अरे करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेट आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, या मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। करंट के अंदर भी तो चार्ज इसी तो मूव कर रहे हैं। अरे करंट के अंदर क्या मूव कर रहे हैं? चार्जेस। और चार्जेस फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है, एक करंट कैरिंग वायर है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है, या फिर एक चार्ज है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है। ठीक है, एक चार्ज है वो v वेलोसिटी से, कोई बात नहीं पी ले एक चार्ज है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है। क्यों आ रहा है? क्योंकि करंट के कैरिंग वायर के अंदर भी तो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं और फ्लो ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली यहाँ पर चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है तो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। हमने इसके वजह से हर तरह से निकालना सीखा, बहुत सारे तरीकों से निकालना सीखा। इसके वजह से इन्फिनाइट वायर की वजह से कैसे आता है, इसके सोलेनॉइड वायर है, फाइनाइट की वजह से, सर्कुलर वायर की वजह से अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा। चार्ज मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना अभी तक हमने सीखा नहीं, वो मैं एक्स्ट्रा में कभी बता दूंगा। ठीक है, और हमने क्या सीखा? अगर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, अगर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें कोई वायर रख दिया, करंट कैरिंग वायर, तो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट कैरिंग वायर पे भी क्या लगता है? फोर्स लगता है। ठीक है, अच्छा। सिमिलरली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक मूविंग चार्ज रख दिया तो उस मूविंग चार्ज पर भी क्या लगता है? फोर्स लगता है। ये करंट कैरिंग वायर अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और इसी करंट कैरिंग वायर को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो उस पर फोर्स लगता है। समझ रहे हो दोनों चीजों क्या कह रहा हूँ? एक मूविंग चार्ज है वो अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उसी मूविंग चार्ज को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो उस पर फोर्स लगता है। हमने ये चीज पढ़ी पूरे चैप्टर 4 में, ये चीज पढ़ी है ना, ये पार्ट 3 में पढ़ा था हमने, याद करो ये चीज पढ़ी हमने, लेकिन ये नहीं पढ़ा। इसका फॉर्मूला बाद में बता दूं, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलर केस उसका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका इसका चार्ज पार्टिकल का। एक क्यू चार्ज पार्टिकल है वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर क्यू चार्ज पार्टिकल रख दे तो उस पर फोर्स लगता है। ये वैसे ही सेम केस है। अच्छा, अभी तक जो हमने मैग्नेटिक फील्ड का कारण समझा वो सीखा था इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे परमानेंट मैग्नेट। वो होते थे इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्परेरी होते हैं। क्यों टेम्परेरी होते हैं? क्योंकि करंट मूव कराओ, करंट फ्लो कराओ तो मैग्नेट बन जाएगा, करंट जीरो करो तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, मैग्नेट जीरो हो जाएगा, है ना, इसलिए टेम्परेरी मैग्नेट बोलते हैं। लेकिन परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट जैसे अपना ये बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इसकी वजह से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड बनी रहेगी। इस साउथ पोल की वजह से हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बनी रहेगी, है ना। तो ये होते हैं परमानेंट मैग्नेट जिनकी मैग्नेटिक फील्ड बदलती नहीं है, ना तो चेंज होती है। मतलब अगर हम कुछ भी इसको क्षति ना पहुंचाएं, ये सेम रहे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड सेम रहती है ना। और ऐसा नहीं हम इसको स्विच ऑफ स्विच ऑन कर सके, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता था, हम मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ स्विच ऑन कर सकते थे, पर यहाँ नहीं कर सकते, इसलिए तो परमानेंट मैग्नेट है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड का क्या कारण है, इसके अंदर क्या कारण है, किस वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये क्रिएट करता है, क्या बेसिक कारण है? एक्चुअल में अगर इसके एटॉमिक लेवल पे जाओगे तो एक्चुअल में जो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है आपका परमानेंट मैग्नेट या बार मैग्नेट, वो भी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही कर रहा है। ऐसा कैसे? क्योंकि इसके अंदर एटम से बना है, सारी चीज एटम से बनी है, तो ये आपका बार मैग्नेट भी एटम से बना है। उस एटम में इलेक्ट्रॉन्स
चारों Flow कर रहा है। तरफ फ्लो कर रहे हैं। किसके चारों तरफ? प्रोटॉन के चारों तरफ। न्यूक्लियस के चारों तरफ फ्लो कर रहे हैं, प्रोटॉन के चारों तरफ फ्लो कर रहे हैं। तो फ्लो कर रहे हैं तो करंट बना रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज जब फ्लो करता है तो करंट बनाता है, और उसी करंट की वजह से यहाँ कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड बनती है। बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक करंट ही मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। ठीक है, बाकी अभी हम बस इसके इफेक्ट पढ़ते हैं कि हाँ हमारे पास एक बार मैग्नेट है तो उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा तो क्या क्या उसके इफेक्ट होंगे, कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या नहीं होगा, वो सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, दूसरा पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तीसरा पढ़ेंगे कि भाई इसके कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, एक्सियल पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ये बार मैग्नेट, इक्वेटोरियल पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, किसी जनरल पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ये सब पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कि इस बार मैग्नेट को अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो नेट फोर्स कितना लगेगा, और टॉर्क लगेगा या नहीं लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, टॉर्क क्या होगा, सब पढ़ चुके हो तुम पहले भी ऐसे, है ना, वही सेम टू सेम टॉपिक आएंगे। फिर उसके बाद जैसे वहाँ होता था गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वैसे यहाँ आएगा गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, गॉस लॉ के बाद फिर आपका वही आएगा कि कारण क्या है इस मैग्नेटिक फील्ड का, इसके मैग्नेटिक फील्ड का, चार्ज पार्टिकल बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड का कारण क्या है, ये सब। हाँ, फिर कौन कौन से मटेरियल में किस किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड बनती है, 3 तरह के मटेरियल होते हैं, डाया पैरो फेरो, है ना, और ये सब। तो ये चैप्टर शायद 4-5 दिन का ही है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, पहला टॉपिक। ठीक है, डेफिनेशन बता देते तुम्हें, क्या है मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन, लिखो डेफिनेशन। हाँ, ये लिख लो, द रीजन अराउंड, रीजन मतलब जगह, अराउंड द बार मैग्नेट, अराउंड द बार मैग्नेट बोल रहे, परमानेंट मैग्नेट बोल लो, अराउंड द परमानेंट मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड किस किस के चारों तरफ होती है, परमानेंट मैग्नेट के चारों तरफ होगी, और करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ होगी, करंट कैरिंग वायर, और किसके चारों तरफ होगी, मूविंग चार्ज के, चार्ज मूव करेगा तो उसके भी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, एंड मूविंग चार्ज। तो क्या लिखा, द रीजन अराउंड द परमानेंट मैग्नेट, करंट कैरिंग वायर एंड मूविंग चार्ज पार्टिकल, है ना, मूविंग चार्ज पार्टिकल, वेयर वी कैन experience the magnetic effect। तो परमानेंट मैग्नेट के चारों तरफ या करंट कैरिंग मैग्नेट के चारों तरफ, सॉरी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ, या मूविंग चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ अगर हम मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है ना। हाँ, रीजन इसको ऐसे लिखो, इफ वी एक्सपीरियंस दैट मैग्नेटिक इफेक्ट, ऐसे लिख लो चाहे तो, दैट मैग्नेटिक इफेक्ट इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक इफेक्ट किसके वजह से आता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आता है। कोई डेफिनेशन अगर इसका पूछेगा नहीं, डेफिनेशन पूछ सकता है तो HBSC में अपना पूछ सकता है, ठीक है वैसे CBSE में तो मुश्किल ही पूछा, डेफिनेशन पूछते नहीं है एक्चुअल में, डेफिनेशन एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाते हैं वो, जैसे आपके गॉस लॉ में कई सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। एक मैंने तुम्हें एम्पियर सर्कुलर लॉ में कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाए थे कि B.dl इक्वल टू म्यू नॉट आई है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, ये सब बताए थे ना कंसेप्चुअल, ऐसे थे, लिख लिया जल्दी बताओ। इसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट तुम्हें पता ही है क्या है, बताओ, टेस्ला यूनिट है, ठीक है।
मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, कितनी ताकत है, उसकी वैल्यू क्या है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका एक और नाम है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, अरे वहां बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऐसी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और नाम है इसका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स, ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी हो सकता है, उसमें कोई वो नहीं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये नाम कैसा आया, ये नाम ऐसा है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, ई ए कोस थीटा, ये होता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स, बी ए कोस थीटा। कोस को भी थोड़ी देर आराम दो, मैग्नेटिक फ्लक्स बी है, तो यहाँ से बी आ जाएगा फाई अपॉन, ये है फ्लक्स, ये है एरिया, फ्लक्स अपॉन एरिया है ना, अपॉन लेंथ अपॉन एरिया अपॉन वॉल्यूम को हम डेंसिटी बोल देते हैं। लेंथ से डिवाइड करें तो लीनियर डेंसिटी, एरिया से डिवाइड करें तो एरियल डेंसिटी, वॉल्यूम से डिवाइड करें तो वॉल्यूम डेंसिटी, तो इसलिए इसको बोल देते हैं, बी को क्या बोल दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया, इसलिए बोले मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसलिए इसका एक और नाम ये आया। अच्छा एक और नाम है, देखता हूँ मैं, मैग्नेटिक इंडक्शन, एक और नाम है इसका मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, कितनी उसकी इंटेंसिटी है, कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, या मैग्नेटिक इंडक्शन कितना है, इसको लिखते हैं बी वेक्टर से। किससे लिखते हैं, बी वेक्टर से, ठीक है। अच्छा यूनिट तो हमें पता ही है इसकी, ठीक है, और यूनिट टेस्ला है। अच्छा इसके थोड़ा सा वो बता देता हूँ, चलो यूनिट तो इसकी टेस्ला है, कैपिटल टी से लिखते हैं। अच्छा इसकी डायमेंशन क्या है, ये टेस्ला है क्या, तो हमने पुराना पूरा चैप्टर पढ़ लिया, और चेक करते हैं वहां से क्या निकल पाता है नहीं निकल पाता, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला ये वाले से निकल सकता है, अगर निकल सकता है, क्यू बी बी, ये फॉर्मूला याद है, किस पे फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स, मूविंग चार्ज पार्टिकल, क्यू बी बी साइन थीटा, अरे सही है, क्यू बी बी साइन थीटा, और साइन थीटा एक्चुअल में एक नंबर होता है, अरे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखता है, तो साइन 30 1/2 तो नंबर है इसकी, तो यूनिट होगी। अगर मैं यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट निकालना चाहूँ तो आ जाएगा एफ अपॉन क्यू बी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या हो गई, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स क्या होती है, न्यूटन अपॉन कूलम, और ये हो गया मीटर पर सेकंड, बोलो। लेकिन एक्चुअल में मुझे अगर डायमेंशन लिखनी हो तो सारी फंडामेंटल यूनिट होनी चाहिए। फंडामेंटल यूनिट पता है ना, 7 फंडामेंटल यूनिट होती है, लेंथ की होती है मीटर, अरे कौन कौन सी फंडामेंटल होती है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट है ना, और नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर और मॉड्यूलस, वो काम आते नहीं है, तो ये 6 हैं। तो इसके रूप में हम आंसर लिखना है, तो कूलम भी नहीं लिख सकते, मीटर तो ठीक है, पर सेकंड, न्यूटन को ब्रेक करना पड़ेगा, तो न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन क्या होता है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन कूलम मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा बताओ, यहाँ से आएगा कूलम, सॉरी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर से मीटर कट गया, पर सेकंड ऊपर जाएगा, सेकंड की पावर +1 हो जाएगी, तो सेकंड की पावर -1, बोलो +1 है, और अपॉन कूलम, पर सेकंड को नीचे लो, कूलम सेकंड, तो दिक्कत नहीं अभी तो। अब ऐसा करो सेकंड से डिवाइड कर दो, सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, क्योंकि कूलम एक कोई फंडामेंटल यूनिट नहीं है। कौन सी फंडामेंटल यूनिट है, एम्पियर, करंट है ना, करंट, और करंट और कूलम में क्या रिलेशन होता है बताओ, I = Q अपॉन T, तो यहाँ से Q क्या आ जाएगा, I × में T, I क्या है, एम्पियर सेकंड, सॉरी कूलम क्या है, एम्पियर सेकंड, अरे कूलम है ना ये,
ये क्या एम्पियर, ये सेकंड, तो इसकी यूनिट कूलाम है, तो कूलाम किसके बराबर है? सेकंड। तो यहाँ डायरेक्ट कर सकते हो तुम चाहो तो, ये ऊपर बचा हमारा पर सेकंड और नीचे बचे कूलाम की जगह लिख देंगे एम्पियर सेकंड, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका किलोग्राम पर एम्पियर और ये ऊपर जाएगा पर सेकंड स्क्वायर। ये है एक्चुअल, जिसको हम क्या लिखते हैं? टेस्ला। ये है वो टेस्ला। जैसे हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या लिखते हैं? न्यूटन। वैसे किलोग्राम पर एम्पियर पर सेकंड स्क्वायर को क्या लिखते हैं? टेस्ला, ठीक है। तो इसकी एसआई यूनिट एक्चुअल में है क्या? इसके ये है किलोग्राम पर एम्पियर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर मैं ऐसे लिख दूं किलोग्राम अपॉन एम्पियर सेकंड स्क्वायर, अपॉन में आ गए दोनों। तो ये है टेस्ला। इसके अगर डायमेंशन पूछे तो बोलो। डायमेंशन हमेशा फंडामेंटल यूनिट्स में लिखी जाती है और ये सारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। एम यानी मास, मास कितना है? 1, किलोग्राम की पावर 1। लेंथ है नहीं इसमें, तो एल की पावर 0। टाइम है, बताओ टाइम की पावर -2। एस की पावर -2 है टाइम की पावर। और 7 फंडामेंटल यूनिट, उसमें एम्पियर की पावर -1, ठीक है। बोलो। यस सर। कई बार एम्पियर की जगह आई लिख देते हैं, तो ये बनता है आपका डायमेंशन ऑफ, बोलो, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिख लो। मैग्नेटिक फील्ड के अलग अलग नाम, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन। लिख लिया? यस सर। अच्छा, टॉपिक डालो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। टॉपिक डालो भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। डाल दिया। देखो, magnetic field lines are the imaginary lines drawn in the region, imaginary lines drawn in the region भाई जगह, drawn in the region of is drawn in the region along which drawn in the region along which a free north pole would move free north pole a free north pole would move if allowed to तो
वो इमेजिनरी लाइन है जिसमें मतलब किसी भी जगह पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मौजूद है या मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी नॉर्थ पोल को मूव कराने के लिए छोड़ दिया जाए, तो क्या बोलते हैं, जिस लाइन में वो मूव करेगा, जिस लाइन में वो मूव करेगा वही लाइन क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ऐसे होता था वहां पे चार्ज पार्टिकल के लिए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को छोड़ दो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिस लाइन में मूव करेगा वही लाइन हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि ये चार्ज रेस्ट पे होना चाहिए शुरुआत में। ऐसे ही आपका नॉर्थ पोल शुरुआत में किस पे होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए, और फिर उसको छोड़ दो तो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो जाएगी, और चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ना कई बार ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉमनली नोन एज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, बट मैग्नेटिक फील्ड lines do not known as magnetic line of force। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की तरह, मतलब इसको तो हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं, पर इसको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं बोलते। क्यों, वाई? देखो इसका आंसर थोड़ा सा वैसे तो आसान है, पर समझना, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में तो फोर्स लगता है। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा, इस वजह से इन फोर्सेस को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि फोर्स की ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। पॉजिटिव चार्ज के लिए बात कर रहे हैं हम। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में एक क्यू चार्ज पर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस पर फोर्स देखें तो फोर्स कहाँ की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। क्या वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स? नहीं। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं कहते। यहाँ पर किस डायरेक्शन में लग रहा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोल देते हैं। पर यहाँ पर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं लग रहा है ना, v क्रॉस b, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, सॉरी फोर्स अंदर है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो इसलिए हम इसको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं बोलते। बिकॉज, लिख लो जल्दी से, बिकॉज force act on charge particle is in the direction of electric field। force act on charge particle is in the direction of electric field, और यहाँ पर because force act on moving charge particle do not, बोलो, do not act in the direction of magnetic field। हाँ, do not act in the direction of magnetic field। और ये तेजस तैयारी चल रही है, बात हुई नहीं हुई? तेजस, अक्षय या किसी से भी कुछ बात नहीं वो तो घूम रहा है। क्या हुई थी, क्या कह रहा है, कौन सा काम? मेरे पास फोन आया था, काम आ रहा था। अच्छा, मैं शुरू नहीं करा।
तो कर लिया, अभी तक नहीं करा? सर जो आपने काम दिया है, मतलब मेन जो दिया है वो तो चल ही रहा है। अच्छा। ट्यूशन में सर मिसलेनियस एक्सरसाइज, मतलब वो मिसलेनियस एक्सरसाइज करने के लिए, और वो दिया मैथ का, वो मैं कर ही रहा हूँ। अगर तो आपने फाइल बनानी हो, आप भेज दो, बना देंगे, तो फाइल बन जाएगी। जल्दी करना है क्या? ठीक है, तो ये है भाई प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये लास्ट टॉपिक करते हैं, फिर कल करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कल मेन स्टार्ट हो जाएगा इसका चैप्टर का। अभी बस ये कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ, हम इसको कंपैरिजन करते रहेंगे साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, MFL, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप। कैसा लूप बनाती? क्लोज्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कई बार इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं, यानी जिसमें चार्जेस रेस्ट पर रहते हैं, उसकी बात हो रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म, ये तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर रिवाइज हो रहा है, ठीक है, डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। तो अगर हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखनी है तो फॉर एग्जांपल बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने पढ़ी है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से, सोलेनोइड की वजह से, अलग अलग की वजह से, है ना, और सर्कुलर वायर की वजह से। पर यहाँ पर अगर हम बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखें, फॉर एग्जांपल हेयर इज नॉर्थ पोल, देयर साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं, साउथ की तरफ जाती हैं मैग्नेट के बाहर, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। ये होता है, क्लोज लूप बनता है पूरा। सिमिलरली यहाँ से निकली ऐसे, यहाँ से नॉर्थ से बाहर, नॉर्थ से बाहर, और अगर हम बीच में दिखाएं कि भाई ऐसे चली गई, ये तुम ध्यान दो तो अगर करंट कैरिंग सर्कुलर वायर की वजह से भी ऐसी होती थी, बस इस मैग्नेट को पिचका दो, अरे मैग्नेट को ऐसे पिचका दो, तो तुम्हारी सर्कुलर वायर भी तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाती थी। हम कहते थे ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ वेव कर रहा, नीचे की तरफ साउथ की तरफ, तो ऐसे हो गए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ऐसे बना सकते हो चाहो तो, ठीक है। तो आउटसाइड मैग्नेट, बोलो, आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, इन साउथ टू नॉर्थ, ठीक है।
एरो हमें बता रहा साउथ से नॉर्थ की तरफ, एरो बता रहा साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ। लेकिन अगर हम उसके बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, और नॉर्थ साउथ ले, नॉर्थ साउथ का मतलब यहाँ पर जितना इसका इफेक्ट है उतना इसका इफेक्ट है, तो यहाँ पे भी हमें इक्वल और अपोजिट लेने पड़ेंगे, प्लस क्यू और माइनस क्यू। जितना इसका इफेक्ट उतना इसका इफेक्ट, प्लस अपोजिट है। तो इसमें कैसा होता था, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, है ना, ऐसे होता था। और बाकी ऐसे जो भी होता था, तो यहाँ पे क्या होता था, पॉजिटिव चार्ज से निकलती थी, है ना, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और टर्मिनेट हो जाती थी, खत्म हो जाती थी, टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा थोड़ी हो रहा है, नॉर्थ से निकल रही है और साउथ पे खत्म हो जा रही है, साउथ से नॉर्थ जा रही है। ठीक है, लिख लो जल्दी से, कंपैरिजन चलता रहेगा ये। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पर आउटसाइड मैग्नेट में नॉर्थ से साउथ जाती है और इनसाइड मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट, ये भी तुम पढ़ चुके हो। सेकंड पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट in the magnetic on the magnetic field line give the direction of magnetic field, net magnetic field at that point जहाँ पर हम टेंजेंट डाल रहे हैं, मतलब। तो सेकंड पॉइंट लिखो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ठीक है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट लिखो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, the tangent at any point on the magnetic field line give the direction of, कौन देगा डायरेक्शन, वो टेंजेंट, give the direction of magnetic field, the tangent at any point on the magnetic field line, the tangent at any point on the magnetic field line give the direction of magnetic field, net magnetic field लिखो, give the direction of net magnetic field, give the direction of net magnetic field at that point। ठीक है, तो मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, कर्व्ड है, कर्व हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो कैसी भी हो सकती है। ठीक है,
मान लो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो यहाँ पर एक टेंजेंट डाल लो, और मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है ऐसे, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एक टेंजेंट ड्रॉ करो, तो वो जो टेंजेंट होगा वो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, वो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इस पॉइंट पे नहीं बता रहा, इस पॉइंट पे नहीं बता रहा, किस पॉइंट पे बताएगा, इस पॉइंट की डायरेक्शन, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन। इस पॉइंट पे निकालना है तो यहाँ टेंजेंट डाल दो, तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो दिस इज योर सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिखो, डायग्राम बनाना चाहो बना लो। थर्ड पॉइंट, क्लोजर हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या डेंसर हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये कंपैरेटिव टर्म है, कहीं पर क्लोजर है तो कहीं पर दूर दूर है। अगर दूर दूर है उसके कंपेयर में क्लोजर है, तुम अपने आप नहीं कह सकते क्लोजर है या दूर दूर है ना, वो कैसे कह सकते हो, कंपैरिजन करके। मतलब आपको एक जगह क्लोजर मिलेगा, एक जगह दूर दूर मिलेगा, तो आप क्या होगा इसके कंपेयर में यहाँ क्लोज है। मान लो सिर्फ ऐसे ही लिखिए, इसमें हम कह ही नहीं सकते क्लोज है कि दूर है जब तक कोई दूसरा वो ना हो। अगर मैं दूसरा ऐसा बना दूं तो मैं कहूँगा ये क्लोज है, ये दूर दूर है। और मैं ऐसे ही एक और डायग्राम बनाऊं, देखो, ठीक है, और इसमें अभी तो मैं कह नहीं सकता क्लोज है या दूर है। अब मैं इसका अगला डायग्राम ऐसा बना दो लो, अब ये दूर दूर हो गई, ये क्लोज हो गया, तो वही डायग्राम क्लोज हो गया, वही डायग्राम दूर दूर हो गया। अरे समझ आ रहा है तुम्हें? तो ये तो कंपैरेटिव टर्म है कि दूसरा वाला दूर है तो इसके कंपेयर में क्लोज है, दूसरा वाला क्लोज है तो उसके कंपेयर में ये दूर है, वो कंपैरिजन टर्म होता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर हैं तो इसका मतलब फील्ड इज स्ट्रॉन्गर देयर, है ना, फील्ड वहां पर स्ट्रॉन्गर है। देखो इसमें स्ट्रॉन्गर ना कि स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, कंपैरेटिव टर्म है ना, स्ट्रॉन्गर होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वहां पर। जैसे फॉर एग्जांपल एक फेमस एग्जांपल है, नहीं पहले वो वाला लेते हैं, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं ये। ठीक है, सिमिलर केस है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसलिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अलग से नहीं लिख रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही होता है। मान लो कोई पॉइंट है ए, यहाँ कोई पॉइंट है बी ना, यहाँ कोई पॉइंट है वाई और यहाँ कोई पॉइंट है एक्स। तो बताओ बी एट एक्स और बी एट वाई कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा? बी एट वाई क्लोज्ड है, पास पास है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, लिख लो जल्दी से। तीसरा पॉइंट आपका, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। ये भी वही, वहां पे भी सेम पॉइंट था यहाँ, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में भी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट, मतलब ये फील्ड लाइन है, एक ये फील्ड लाइन है, दिस इज नॉट पॉसिबल। वाई? क्योंकि दो डायरेक्शन हो जाएगी। इस पॉइंट पे अगर तुम्हें चाहिए इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो इस वाली फील्ड लाइन की वजह से ये डायरेक्शन है, इस वाली फील्ड की वजह से ये डायरेक्शन है, और हर पॉइंट पे एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड की यूनिक डायरेक्शन होनी चाहिए। अभी तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड की, हमें पता मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नॉर्थ पोल मूव करता है, मान लो नॉर्थ पोल यहाँ पर रख दिया, यहाँ रखते रखते चला, किसकी डायरेक्शन में चला, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चला, चलते चलते यहाँ पहुंचा। अब यहाँ दो डायरेक्शन हो गए, कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो मतलब ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, यहाँ जाए तो ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, तो दो डायरेक्शन हो, या तो इसके एक आत्मा यहाँ निकल जाए शरीर यहाँ
तो एक्चुअल में तो एक ही जगह तो जाएगा, तो एक जगह जाएगा तो वही डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। सो मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट इंटरसेक्ट बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लिखो बिकॉज एट द, ऐसे भी होता है क्या इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है तो जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है एक्चुअल में ऐसे ही होता है। मान लो ऐसे है और ऐसे है, ऐसे है रियल में, मान लो ऐसे बन रही फील्ड लाइंस, एक फील्ड लाइन ऐसे बन रही, एक फील्ड लाइन ऐसे बन रही, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। होता क्या है, एक फील्ड ऐसे आई, एक फील्ड ऐसे आई, सॉरी एक फील्ड ऐसे आई, अब इनके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक कंपोनेंट ये बनेगा। अरे बताओ, इस वाले का कंपोनेंट एक नीचे और एक साइड में, और इस वाले का भी एक कंपोनेंट ऐसे और एक कंपोनेंट है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट फील्ड कहाँ आएगा, यहाँ की तरफ, तो एक्चुअल में ऐसे हो जाएगा, ऐसे जाएंगे, क्योंकि नेट फील्ड लाइन आगे की तरफ आ रही है, ऐसे बनेगी फील्ड लाइंस, ना कि क्रॉस करेंगे, क्रॉस नहीं करती, वो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, वो उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है। ठीक है, ये तुम उसमें भी कर रहे थे सर्कुलर वायर में, यहाँ पे वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आए थे, यहाँ की वजह से ऐसे ऐसे आए थे, फिर ये और ये कैंसिल हो गए थे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहीं आएगा, है ना। तो ये हो गया, डू नॉट इंटरसेक्ट बिकॉज लिख लिया आपने, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ, because at the point of intersection there will be two direction of magnetic field, two direction of magnetic field, and this is not possible, and this is not possible। अगर एनसीईआरटी के हिसाब से बोले तो एनसीईआरटी कहती है एट एवरी पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन शुड बी यूनिक, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूनिक होनी चाहिए, यहाँ पे दो डायरेक्शन है जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट लिखो स्ट्रेट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो स्ट्रेट पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइंस, स्ट्रेट पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइंस, इक्विडिस्टेंट and equidistant field lines represent, equidistant field lines represent, बताओ क्या represent करते हैं वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, represent uniform magnetic field। तो अगर फील्ड लाइंस स्ट्रेट हो, इक्विडिस्टेंस हो तो हर जगह फील्ड लाइंस के बीच की दूरी क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा मतलब जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ उतना ही यहाँ, उतना यहाँ, उतना यहाँ, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा। अच्छा, इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ जितना क्लोज है क्या उतना ही क्लोज यहाँ पर है, उतना ही क्लोज यहाँ पर है, तो हर जगह सेम स्ट्रेंथ होगी, सेम स्ट्रॉन्गनेस होगी, है ना। तीसरी चीज, एक और चीज, टेंजेंट डालो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकलती है, इस पॉइंट पर टेंजेंट डालो तो यही बनेगा टेंजेंट, इस पॉइंट पर टेंजेंट डालो तो यही टेंजेंट, इस पॉइंट पर टेंजेंट, तो हर जगह डायरेक्शन सेम, हर पॉइंट पर डायरेक्शन सेम, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यूनिफॉर्म मतलब ओचू एक्स वाई, तो मैग्नेटिक फील्ड किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, तो या फिर एक और जेड पॉइंट ले लेते हैं, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा। लिख लो जल्दी से, जल्दी से, एक दो पॉइंट है, जल्दी से करो, खत्म करो, लिखो लिखो, देखो टाइम मत लो। ठीक है, बिठा दो ये। और अगर फील्ड लाइन ऐसा हो, बताओ,
तो बताओ कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी? तो भी यूनिफॉर्म ही है। पक्का मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि जितनी दूरी यहाँ पर उतनी दूरी यहाँ पर उतनी दूरी यहाँ पर डायरेक्शन अलग है। भाई यहाँ पर डायरेक्शन है, यहाँ पर डायरेक्शन ये है, वहाँ वो डायरेक्शन है, यहाँ नीचे डायरेक्शन। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, है ना। बट डायरेक्शन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। ये मैग्नीट्यूड लिखते हैं ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, मतलब यहाँ 10 टेस्ला तो यहाँ 10 टेस्ला, यहाँ 10 टेस्ला, बट डायरेक्शन अलग अलग है। तो इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन बन सकता है, बोलो। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, एक पॉइंट एक्स, एक पॉइंट वाई, एक पॉइंट जेड। तो बताओ क्या कह सकते हैं? एक्स और जेड की मैग्नेटिक फील्ड मिटा दो। तो क्या लिख सकते हैं बताओ? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर लिख रहा हूँ मैं, मतलब डायरेक्शन भी सेम है, इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम है, इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट जेड। तो वो स्ट्रॉन्गर है मैग्नेटिक फील्ड एट, ठीक है। जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, और यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों से वीक है, क्योंकि यहाँ फील्ड लाइंस दूर दूर है। ठीक है, लास्ट पॉइंट। ये बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल बार मैग्नेट या साउथ पोल, ठीक है। और सेम यहाँ होता था प्लस क्यू और माइनस क्यू। जैसे यहाँ नॉर्थ पोल है वैसे वहाँ पॉजिटिव चार्ज है, जैसे यहाँ साउथ पोल है वैसे वहाँ नेगेटिव चार्ज है। नॉर्थ पोल का यहाँ पर चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा। ऐसे यहाँ पर जितना नॉर्थ पोल की स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। तो जैसे यहाँ चार्ज क्यू उसकी स्ट्रेंथ को बता रहा है, वैसे नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ को उसी के बिहाफ पर हमने लिखा प्लस एम। जैसे वहाँ प्लस क्यू चार्ज के लिए बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बता रहा है, वैसे ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए प्लस एम लिखा हमने, क्योंकि प्लस है, ये प्लस है। इसको लिखा हमने माइनस एम, ठीक है, प्लस एम माइनस एम। यहाँ पर एल एम क्या है? पोल स्ट्रेंथ, पोल की स्ट्रेंथ बता रहा है। जैसे यहाँ चार्ज बताता था, चार्ज स्ट्रेंथ कितनी चार्ज है, 2 कूलम, 5 कूलम, 10 कूलम, तो चार्ज स्ट्रेंथ। वैसे पोल स्ट्रेंथ बता रहा है कि नॉर्थ पोल की कितनी स्ट्रेंथ है। प्लस एम और माइनस एम वही है, जैसे प्लस क्यू होता था वैसे माइनस क्यू है, बाकी कोई प्लस माइनस का कोई ज्यादा बड़ा वो नहीं है, ठीक है। अच्छा, पोल स्ट्रेंथ हो गया। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट चलो मैं बाद में बताऊंगा, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होगी। अच्छा, अब अगर पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो उतनी ज्यादा फील्ड लाइन से निकलेंगी, पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतनी ज्यादा फील्ड लाइन यहाँ से निकलेंगी, क्योंकि उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो लिख सकते हैं पोल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। वहां एक क्वेश्चन बनवाते थे हम, इसमें क्या क्वेश्चन बनवाते थे हम? बनवाते थे ऐसा कुछ, एक क्यू चार्ज रखते थे और एक यहाँ पर Q1 रखते थे, यहाँ Q2 रखते थे, और ऐसे कुछ 1 2 3 4 5 है ना 6 ऐसे कुछ बनाते थे, और पूछते थे Q1 कौन सा चार्ज है, Q2 कौन सा चार्ज है, और कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसी पे रखते थे Q, यहाँ पे चार्ज
मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये कह लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू, या ये कह लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ऐसे यहाँ पर है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ। अब ध्यान समझो ये वाली चीज, क्यू चार्ज, Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, तो हमें पता है यहाँ पर कितने फील्ड लाइंस निकल रही, 3, इसके अंदर 3 जा रही हैं, 3 बाहर निकल रही हैं, नहीं इसके अंदर से 6 बाहर निकल रही हैं। अरे बताओ 1 2 3 4 बोलो। तो Q2 कहीं ना कहीं 6, या ऐसे कह सकते हैं Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू, Q1 से कितनी है 6, Q2 से कितनी 3, तो यहाँ से आ जाएगा Q1 इज Q, ठीक है, यहीं से आया फॉर्मूला नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ऐसा होता है ना, Q1 इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिवाइड बाय Q2 इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट K आता है, वो कांस्टेंट दोनों में K सेम रहेगा, वो कट जाएगा, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऊपर वाले में 6, नीचे वाले में 3, तो यहाँ से पता लगा Q1 बराबर 2Q2, ये तो है ही, पर इसमें फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं और इसमें फील्ड लाइन बाहर निकल रही हैं, बाहर निकल रही हैं यानी Q1 इज पॉजिटिव और Q2 के अंदर जा रही है यानी Q2 इज नेगेटिव, ठीक है। तो अगर मैं Q1 को Q बोल दूं ना, ऐसे लिखते हैं, Q2 को अगर Q बोल दें, Q2 को अगर क्या बोल दें Q, तो Q1 क्या हो जाएगा, Q1 क्या हो जाएगा 2Q। अरे Q2 को Q बोल दिया तो Q1 क्या हो जाएगा 2Q, और ये नेगेटिव है, Q2 कैसा है नेगेटिव है, तो एक्चुअल में माइनस Q है, इसको मैं -2Q नहीं लिखूंगा, ये कैसा है पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि Q1 जो वो बता रहा है Q1 से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं इसलिए पॉजिटिव होगा, इसके अंदर जा रही हैं इसलिए नेगेटिव होगा। बाकी वैल्यू हमने बता दी, वैल्यू होगी इसकी, अगर Q है तो इसकी वैल्यू 2Q है, तो हम कह सकते हैं कि Q2 की जगह हम लिख सकते हैं -Q और Q1 की जगह लिख सकते हैं +2Q। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आता है कि पहचानो Q2 कितना और Q1 कितना, इस तरह से क्वेश्चन आता है। या फिर अगर मैं Q2 को Q2 ही लिखूं तो ये हो जाएगा 2Q2 प्लस, है ना। Q2 को अगर Q लिखना है तो ऐसे लिख दो, वैसे लिखना है तो वैसे लिख दो। तो ये है Q1 और Q2, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ इक्वल स्ट्रेंथ के होते हैं। इक्वल स्ट्रेंथ के होते हैं तो जितनी फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर निकलेंगी उतनी इसके अंदर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर Q1 और Q2 इंडिपेंडेंट होते हैं और अलग अलग स्ट्रेंथ के हो सकते हैं। Q1 और Q2 अलग अलग स्ट्रेंथ के हो सकते हैं, लेकिन जब हम इनको इक्वल स्ट्रेंथ के लेते हैं, इक्वल और अपोजिट स्ट्रेंथ के लेते हैं, तो उस पर्टिकुलर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को हम डाइपोल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो हमने यहाँ दिखाया हुआ है। यहाँ देखो क्या दिखाया हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ही तो दिखाया हुआ है। तो ये यहाँ पर जितनी फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेंगे उतनी अंदर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हैं तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, जितनी फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेंगी उतनी इसके अंदर जाएंगी। पर अगर हम अलग से ऐसे चार्ज कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं तो उसमें ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। नॉर्थ पोल अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि यहाँ से 3 फील्ड लाइन निकल गए, यहाँ से 1 फील्ड लाइन अंदर गई, क्योंकि वो अकेला एग्जिस्ट करता नहीं है, पर चार्ज अकेला एग्जिस्ट करता है। ठीक है, खत्म। ये है आज का टॉपिक, क्या बोलते हैं इसका नाम,